तो महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सावनेर से आ रही है। यहां पर पोलिंग स्टेशन में बिजली गिरी है। इस हादसे में 10 लोग जख्मी हो गए हैं और अभी अभी खबर मिल रही है कि एक कांस्टेबल की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के सावनेर में बड़ा हादसा। यहां पर पोलिंग स्टेशन में बिजली गिर गई, जिसमें 10 लोग जख्मी हो गए और एक कांस्टेबल को अपनी जान गंवानी पड़ी। आशुतोष, पोलिंग स्टेशन में बिजली गिरी है, कितनी देर पहले की ये हादसा है? ये लगभग 1.5 घंटे पहले न्यूज एक्सप्रेस ने ये खबर दी थी जी। और कि सावनेर में जो पारशिवनी इलाका है जी, उसमें आवड़े घाट पोलिंग बूथ पे इस तरह की बिजली गिरने की घटना हुई थी। अब तक एक की मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि पोलिंग पार्टी का जो पुलिस ऑफिसर था, जो वहां पे ड्यूटी पे तैनात था, उसमें उसकी मृत्यु हुई है इस घटना में। जी, सुबह कितने बजे का वाकया है ये बिजली गिरने का? ये लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में ये घटना हुई थी। हम आपको बता दें कि विदर्भ इलाके में सुबह से काफी जोर की बारिश चल रही है। जी, और वहाँ पे इस बारिश की वजह से वहाँ पे वोटिंग के परसेंटेज में भी काफी असर पड़ा है। जी, और उसी दौरान ये जो बिजली गिरने की घटना थी उसमें इस कर्मचारी की डेथ हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आशुतोष पाटिल, हमारे मुंबई रिपोर्टर, हमें जानकारी दे रहे थे कि सावनेर में, विदर्भ के इस इलाके में यहाँ तेज बारिश हो रही है और यहाँ बिजली गिरने से 10 लोग जख्मी हो गए हैं, एक कांस्टेबल की मौत हो गई है। ये देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान अपना वोट डालने पहुंचे हैं। आदर्श घोटाला मामले में पृथ्वीराज चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आज ये वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, अपने मतदान के लिए। माझ्यावर गुन्हा झाला होता। अरे आराम से यार, सबको मिल रहा है यार, आराम से। 100 मीटर लाइन के बाद। तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने, आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीटों पर 4119 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अपने सबसे ज़्यादा 287 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी 257, शिवसेना ने 282, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 278 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 219 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। खास बात यह रही इस चुनाव की कि राज्य में लंबे वक्त से जारी गठबंधन टूट चुके हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन, बीजेपी शिवसेना गठबंधन, ये दोनों टूट चुके हैं। इनके बाद ये जो चारों दल हैं, ये एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस मुकाबले को 5 कोणीय बना रही है। तो चुनावों पर चर्चा जारी है, लेकिन उससे पहले वक्त हेडलाइंस का है। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर मॉर्फिन। जलेगा तो बरनौल ही चलेगा। 65 सालों से जलन का असली सॉल्यूशन। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा, महाराष्ट्र की 288 तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। पीएम ने जनता से की रिकॉर्ड वोटिंग की अपील। गठबंधन टूटने के बाद सभी बड़ी पार्टियों की साख दांव पर, दिग्गजों ने किया जीत का दावा। फिल्मी सितारों ने भी किया मतदान। रेखा, अभिषेक बच्चन और जया बच्चन ने डाला वोट। महाराष्ट्र की बीड और ओडिशा की कंधमाल लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज, तो राजकोट पश्चिम विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज देंगे चुनाव आयोग को जवाब। गैर मराठियों पर दिए बयान पर इलेक्शन कमीशन ने भेजा था कारण बताओ नोटिस।
और महाराष्ट्र हरियाणा में वोटिंग लगातार जारी है। हरियाणा से खबर आ रही है कि यहां के बांस गांव में बीजेपी और इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ता वोटिंग के दौरान इनमें आपस में झड़प हुई है। तस्वीरें सीधे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये हरियाणा के बांस गांव की तस्वीरें हैं। यहां पर बीजेपी और आईएनएलडी के कार्यकर्ता वोटिंग बूथ के बाहर भिड़ गए हैं। हमारा अपना गांव है, लेकिन इस गांव में आईएनएलडी के गुंडों ने पूरी तरह से बूथों पर कब्जा किया हुआ है। ये हाइपर सेंसिटिव बूथ है और आप दृश्य देखिए, सेक्शन 144 लगना चाहिए, कोई 144 नहीं लगा है। वेबकास्ट होना चाहिए, कोई वेबकास्ट नहीं हो रहा है। और जो वो लोग वोट दे चुके हैं वो अंदर घूम रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग हैं और पुलिस प्रशासन के साथ मिला हुआ है। खुद डीएसपी मिला हुआ है, खुद एसपी मिले हुए हैं और सब मिल करके ये यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कोई नहीं चल रही है। पैरामिलिट्री फोर्स कहाँ दिखाई दे रही है आपको? कोई पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ नहीं है। पूरा पुलिस प्रशासन पंगु बन चुका है, नाकारा बन चुका है, साथ मिला हुआ है। तो ये कैप्टन अभिमन्यु थे। ये साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश जारी है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो नदारद हैं। बहुत बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव जारी हैं और वहां पर ये बांस गांव में एक पोलिंग बूथ है। बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। बीजेपी और आईएनएलडी के कार्यकर्ता इस दौरान आपस में भिड़ गए हैं। ये बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिश जारी है। फिलहाल चर्चा में हमारे साथ दो लोग, हमारे राजनीतिक विश्लेषक अनिल सिन्हा जी और विद्याशंकर तिवारी जी बने हुए हैं। विद्याशंकर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, ऐसे में क्या देखते हैं आप? बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जा रही है। एक बड़े नेता हरियाणा के बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु सीधे एलिगेशन आरोप लगा रहे हैं। देखिए, चुनाव के दौरान इस तरह के प्रयास भी होते हैं और इस तरह के आरोप भी लगते हैं, जिसे बहुत बड़ी घटना नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही बता रहे थे कि हमारा गांव है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आईएनएलडी का जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है और जिस तरह से वो करते हैं, वो दबंगई करने की कोशिश करते हैं, तो इसे चुनाव की बहुत सामान्य सी घटना माना जाना चाहिए। जी, ये सामान्य सी घटना है, लेकिन आप देख सकते हैं जो नियम, जो रेगुलेशंस बनाई जाती हैं कि इतने पुलिस वाले लगेंगे, इतनी पैरामिलिट्री फोर्स लगेंगी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि यहां पर किसी भी तरह चुनावी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि निश्चित रूप से वहाँ पे पुलिस फोर्स होगा। हो सकता है कि वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स होनी चाहिए और इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उस हिसाब से ना हो, और उनके एलिगेशन में भी हो सकता है कि दम हो, ये तो बेहतर वही लोग वहाँ की स्थिति बता पाएंगे। लेकिन चूंकि हरियाणा दिल्ली से नज़दीक है और वहाँ पे व्यवस्था, छोटा राज्य है, कोई बहुत बड़ा राज्य भी नहीं है, तो इस तरह की व्यापक लेवल पे और धांधली और बूथ कैप्चरिंग, इसकी कम से कम आज तो कल्पना नहीं की जा सकती। छोटी मोटी इस तरह की घटनाएं होंगी और हो सकता है उनके आरोप में दम भी हो। जी, तो ठीक है, ये चुनाव चल रहा है तो ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। महाराष्ट्र में बहरहाल अच्छी वोटिंग जारी है। औरंगाबाद में 10.60%, वर्धा में 6%, नांदेड़ में 9%, हिंगोली में 8.5%, परभणी में 7.5% वोटिंग जारी है। सुबह के 10 बज चुके हैं और महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज ठीक जा रहा है। यहाँ के औरंगाबाद में 10% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है, वर्धा में 6%, नांदेड़ में करीब 10% होने वाली है और हिंगोली में भी कमोबेश 9% वोटिंग हो चुकी है। परभणी में 7.5% वोटिंग हुई है। तो वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जो चुनावी रैलियां की हैं, तो कह सकते हैं क्या कि इस बार पार्टी से ज्यादा वन मैन शो है और मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है? विद्याशंकर जी, देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से वन मैन सेंट्रिक ये चुनाव हुआ जी, उसके बाद खुद बीजेपी ने मोदी को जिस तरह से, या मोदी ने खुद अपने को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया राज्यों में जाकर के, वो खुद अप्रत्यक्ष रूप से ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास स्टेट में कोई लीडरशिप नहीं है, केंद्र में कोई उस तरह का लीडरशिप नहीं है। वन मैन शो उन्होंने खुद भी बनाया है। तो स्वाभाविक तौर पे जो भी परिणाम आएंगे
यदि प्लस आता है तो भी उनके खाते में जाएगा, माइनस आता है तो भी उनके खाते में जाएगा। और इस वक्त का जो देश में माहौल है और जिस तरह से मोदी की मास अपील है, बीजेपी ने काफ़ी सोच समझ करके महाराष्ट्र में गठबंधन तोड़ा या तोड़ने की परिस्थितियां पैदा की। उन्हें लगता है 169 सीटों पे बीजेपी कभी वहां चुनाव लड़ी ही नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि शायद जो अब माहौल बना है देश में और प्रदेश में, यदि इसमें हम नहीं ले पाए बढ़त तो शायद कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फिर उन्हें जो है महाराष्ट्र में छोटे भाई की भूमिका में आना पड़ता। शिवसेना का यदि अपर हैंड रहता तो वो छोटे भाई की भूमिका में आते, और ये उन्हें मंजूर नहीं था। उद्धव ठाकरे को ये मंजूर नहीं था कि आप मुझे मुख्यमंत्री न स्वीकार करें। तो अभी नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पे बीजेपी ने ये जोखिम लिया और बीजेपी को ये लग रहा है कि शायद हम विजेता बन के उभरेंगे। जी अनिल जी, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी नई परिपाटी की शुरुआत करना चाहते हैं जिस तरह से वो चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल अलग और अनोखे अंदाज से? इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नई परिपाटी ही है। और दूसरा ये है कि जो पूरा जो उनका पॉलिटिकल स्टाइल है गुजरात में भी रहा है, वहाँ भी आप देखेंगे कि कोई दूसरा नेता नहीं दिखाई देता है। तो वो एक इस तरह की पॉलिटिक्स है उनकी। अब चाहे आपको मंजूर हो या ना हो, ये पार्टी वालों को भी हमको लगता है क्या कि उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। जो जिस तरह से चीज़ें आई उसमें आप देखेंगे ना कि जो भी ओल्ड गार्ड्स जिसको आप बोलते हैं, आडवाणी है, जोशी है, इन लोगों को कम से कम एक टोकनिज्म सिंबॉलिक रूप से भी कहीं दिखाई देना चाहिए था, वो भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो बाकी लोग जो दिखाई भी दे रहे हैं वो बस दिखने भर के लिए ही है। सारे जो जिम्मेदारी है उनके कंधे पे, खुद मोदी जी के कंधे पे आ गई है। तो इस तरह से आप वो पूरा पॉलिटिकल स्टाइल है उनका। अब ये पॉलिटिकल स्टाइल, ये इस बार ये सच में आपने अच्छा लिखा है कि बड़ी परीक्षा उनकी पहली बार है। ये परीक्षा है कि ये जो है हरियाणा और महाराष्ट्र में जहां वो जो डेवलपमेंट लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या उत्साहात काही फरक नाही। लोक यावेळेला निर्णायक परिवर्तनासाठी मतदान करतायत। महाराष्ट्रामध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत देण्यासाठी मतदान करतायत। आम्ही मतदान करून आलोय आणि मी एवढंच खात्रीने सांगतो की लोकसभा अगर धूम असेल तर हा धूम 2 आहे। आणि यामध्ये लोक, शेतकरी, तरुण, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, सर्व स्तरातले लोक कुठलाही दुसरा संकुचित विचार न करता महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी राष्ट्र के साथ महाराष्ट्र असं व्हायला पाहिजे आणि केंद्रासारखं चांगलं सरकार इथे यायला पाहिजे, यासाठी निर्णायक जनादेश लोक देत आहेत आणि भाजपला पूर्ण बहुमत मिळेल अशी निश्चित खात्री। लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी युती तुटली, त्यानंतर शतप्रतिशत भाजपची घोषणा करण्यात आली, पण निवडणुकांनंतर तुम्ही शतप्रतिशत भाजप म्हणताय, पण जर अशी परिस्थिती उद्भवली नाही तर या मित्र पक्षांबरोबर काही पुन्हा जाण्याची शक्यता आहे का? भाजप पुन्हा कुठल्याही पक्षाला सोबत घेणार? 19 तारखेला ज्यावेळेला निकाल लागेल त्यावेळेला लक्षात येईल की भारतीय जनता पार्टीला पूर्ण बहुमत मिळालेलं असेल, पण सरकार चालवण्यासाठी आम्हाला पूर्ण बहुमत मिळेल। महाराष्ट्राचा गाडा हाकण्यासाठी आम्ही सगळ्यांचंच सहकार्य, नेहमीच सगळ्या जनतेला 11 कोटी जनतेच्या सहकार्यानेच महाराष्ट्राचा गाडा पुढे जाईल। सर, आज शिवसेना ने एक ऐड डाला है जिसमें उन्होंने कहा है जी, तो प्रकाश जावड़ेकर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जीत का सिलसिला उन्होंने बरकरार रखा था, वही विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हरियाणा की बात करते हैं विद्या शंकर जी। हरियाणा में इस बार आपको क्या लग रहा है? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कांग्रेस का, 10 साल हुड्डा को हो चुके हैं। इसके बाद वाड्रा विवाद काफ़ी वक्त से जारी है। वाड्रा विवाद के अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर पार्टी पूरे फुल फ्लैश में आ गई है। मोदी ने 11 रैलियां की हैं। तो समीकरण क्या बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं? देखिए, अभी जो माहौल है और जिस तरह की वहाँ से रिपोर्ट मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस जो है 2 वजह से परेशान है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसी से मैं वाड्रा के भी मसले को जोड़ रहा हूँ कि चूंकि वो सत्ता में थे, लाभ पहुँचाने की स्थिति में थे, पहुँचाया नहीं पहुँचाए तो जांच पड़ताल फिर बाद में पता चलती रहेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया हो, लेकिन जिस तरह से उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। और इससे नीचे से फ्रॉम द बॉटम से लेकर के टॉप तक
जो मोराल का स्तर होना चाहिए, जो मनोबल होना चाहिए, वो मनोबल कार्यकर्ताओं का डाउन है और इससे बड़ा फर्क पड़ता है कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए और जीतने के लिए। रही बात बीजेपी की, तो इस वक्त बीजेपी के फेवर में माहौल दिख रहा है नहीं है वो रिजल्ट बताएगा, दिख रहा है। और इन्होंने जो प्रचार किया वो एग्रेसिव प्रचार किया है। किसी भी जंग को लड़ने के लिए एक होता है कि एग्रेशन, आप एग्रेसिव है, और दूसरी तरफ से आप डिफेंसिव है, इसका बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये जो है बीजेपी के लिए हरियाणा का चुनाव इसलिए पहले के चुनाव से एकदम अलग है कि अभी तक बीजेपी की वहां की कितनी सीटें थी, 4 सीटें थी जी, और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, पाने के लिए पूरा खुला मैदान है जी। और उसी पाने की दिशा में वो अग्रसर है।